अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत के साथ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है। अच्छा, आज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो है ना वो डॉक्टर मरियम साहबा ने कमिटमेंट की थी आप लोगों के साथ के वो इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दिया करेंगी। तो फिर यहाँ पर सुस्ती भी हो जाती है इस रिकॉर्डिंग की वजह से कि चलें कोई बात नहीं, हम सेशन अटेंड नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हों तो उसमें हमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बल्कि इनकरेज करना चाहिए अपने दोस्तों को भी कि वो इसका हिस्सा बने। क्योंकि मेरे ख्याल में ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी हमारे यहाँ बहुत कमी है, फुकदान है इन चीज़ों का, कि हम जो है चीज़ें नई नहीं सीख रहे, या बुनियादी चीज़ें जो होम्योपैथी के मुतालिक हैं उनको नहीं सीख रहे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा नॉलेज रखते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है कि जहाँ पर आपको चीज़ें बताने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल विलिंग हैं, और डॉक्टर साहबा डॉक्टर मरियम भी बड़ी ऑनेस्टी के साथ देखें वो आपकी रिकॉर्डिंग भी करती हैं, सारी चीज़ें वो करके आप तक पहुंचाती भी हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप क्लास को इग्नोर कर दें। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस हवाले से है कि देखें, आपके पास मेडिसिन का इल्म है, आपके पास रेपर्टरी का इल्म है, आपके पास ऑर्गेनन का इल्म है, लेकिन अगर आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल करने का आर्ट नहीं आता है, तो फिर ये सब कुछ आपका बेकार हो जाता है। आप एग्री करते हैं मेरी इस बात के साथ? जी बिल्कुल सर। जी सर। हाँ। तो इफ यू नो हाउ टू क्वेश्चन एंड व्हेन टू क्वेश्चन, तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। ठीक है। अभी हम जो मैं डॉक्टर साहबा जो डॉक्टर मरियम साहबा हैं, मैं हो गया, या मैं हमारे कुछ और कलीग्स हैं, साथी हैं, जो न्यूअर अप्रोचेस के ऊपर काम कर रहे हैं, डीपर अप्रोचेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने उन न्यूअर अप्रोचेस और डीपर अप्रोचेस के अंदर सबसे बड़ी की जो देखी है ना, की ऑफ सक्सेस, दैट इज ओनली द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है। तो सब चीजों में जो सबसे बड़ी की है वो है केस टेकिंग। तो याद रखिए, अगर आप अच्छी केस टेकिंग कर लेते हैं, अच्छी केस टेकिंग कर लेते हैं, तो अगर आप किसी छोटे मोटे मेट्रिया मेडिका के से भी फायदा उठा रहे हैं, तो किसी छोटी सी रेपर्टरी पे भी अगर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप केस अच्छे से टेक कर लेते हैं तो आप 70 to 80% चांस है कि आप राइट रेमेडी तक पहुंच जाए। ठीक है। इससे पहले कि मैं बाकायदा
अपने इस सेशन का आगाज करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं। अब वो क्या मिस्टेक है? वो मिस्टेक ये है कि हमारे पास अब जदीद रेपर्टरीज आ गई हैं। नाउ वी हैव लैपटॉप्स, कंप्यूटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेट्स टू रेपर्टराइज द केस। हम सामने लैपटॉप खोल के रखते हैं या सामने रेपर्टरी खोल के रखते हैं और पेशेंट का केस लेने लग जाते हैं। जैसे ही पेशेंट ने कोई सिम्टम दिया उसको फौरन रेपर्टराइज करने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक चीज। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आपको रिजल्ट्स आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है? अब वो बात क्या है? आपको पहला स्टेप क्या करना है केस टेकिंग में? पहला स्टेप ये करना है कि स्टार्ट यूर केस टेकिंग विद ब्लैंक पेपर एंड ब्लैंक माइंड। ठीक है? आप जब केस टेकिंग कर रहे हो, forget your all repertorial knowledge, forget your all medicines, just take the case in the language, in the exact language of the patient. Don't try to analyze the case in between. जब आप केस टेकिंग कर रहे हो, कुछ भी मत सोचें ये दवाई बन रही होगी, शायद ये किंगडम बन रहा होगा, शायद ये मायाजम बन रहा होगा, शायद ये पेशेंट जो है वो फला मेडिसिन की बात कर रहा है, ये पेशेंट फला मेडिसिन की बात कर रहा है। ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है? रेपर्टरीज को बंद कर दें, कंप्यूटर को बंद कर दें, एक सफेद कागज लें, खाली सफा लें और उसके ऊपर दिमाग को खाली करके बैठ जाएं और उसका जो वो बता रहा है, जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कितना भी रिडिकुलस वर्ड बोल दिया पेशेंट ने, जस्ट ट्राई टू नोट डाउन दैट वर्ड। अब उस वर्ड को आप लिखें, उस बात को आप लिखें। ठीक है? ये एक स्टेप हो गया। आपने पेशेंट को जो है फर्स्ट स्टेप में क्या किया? आपने केस टेकिंग कर ली, जो मैं भी पैटर्न आपको बताने वाला हूं। गो के केस टेकिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ टेकिंग द केस। लेकिन ये जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे ये सिर्फ बिगनर्स को ट्रेन करने के लिए हैं कि भाई ये चीजें आपने केस में लेनी ही लेनी है, कोशिश करनी है। नो डाउट मैं भी आपकी तरह का एक इंसान हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। कुछ कमियां कोताहियां मुझसे भी रह गई होंगी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी मिस्टेक को आज अगर आप कर रहे हैं तो उसको निकाल दें। कुछ भी मत सोचें, किसी भी मेडिसिन को माइंड में मत लेके आए, जस्ट नोट डाउन द केस इन द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। ठीक है? मैं तो मुझे थोड़ी सी निकम्मा इंसान हूँ, थोड़ी बहुत मुझे टूटी फूटी सी इंग्लिश भी आती है। मैं वो टूटा फूटा इंग्लिश में लिख भी लेता हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं करता। मैं ये करता हूं कि मैं पेशेंट की एग्जैक्ट लैंग्वेज में केस को नोट करता हूं। ठीक है? और मैं पेशेंट को कह देता हूं कि बिल्कुल आप आहिस्ता बोलिएगा, क्योंकि मुझे चीजों को नोट करना है, लिखना है। आप बताएं सब कुछ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि आपने ब्लैंक पेपर और ब्लैंक माइंड के साथ केस टेकिंग स्टार्ट करनी है। और आपकी टेबल के ऊपर कोई कंप्यूटर, कोई रेपर्टरी भी अगर है तो वो बंद पड़ी होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रिजुडिस हो गए, आपने अपने माइंड को प्रिजुडिस कर लिया, तो मुझे बताएं फिर आप राइट रेमेडी तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और नंबर टू, आपका स्टेप ये होगा कि आप पेशेंट का अगर क्रॉनिक डिजीज लेके आया है,
आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट का कंसेंट जरूर लें। अगर वो सीरियस किसी प्रॉब्लम में है तो उसका कंसेंट आप जरूर लें। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जी, तो आप जब पेशेंट, ये जो मैं आपके साथ जो बात आज शेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, वाजे कर दूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक केसेस, नॉट एक्यूट केसेस। वो केसेस जो क्रॉनिक होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं ये करता हूं कि ब्लैंक पेपर के साथ मैं केस टेकिंग स्टार्ट कर दूं। मैं केस टेक करने के बाद उस केस को मैं पढ़ता हूं। मैं पेशेंट को उसी दिन मेडिसिन नहीं देता हूं। ठीक है, मैं, क्योंकि देखें वो क्रॉनिक केस है, पेशेंट इतनी इमरजेंसी में नहीं है उसको फॉरन मेडिसिन चाहिए, तो मैं उसको एक दिन लगा के पढ़ लेता हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। तो कुछ अपने दोस्तों से मुशावरत भी हम कर लेते हैं उस केस पर, ताकि हम श्योर हो जाएं, अगर हमारी कोई गलती कोताही है उसको भी हम दूर कर लें। तो बड़ा श्योर होकर मेडिसिन देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं पेशेंट को मेडिसिन कोरियर करवा देता हूँ। लेकिन ये जो फॉरेन प्रेस्क्राइबिंग है, ये बहुत गलत बात है क्रॉनिक केस में, कि डॉक्टर उस पर पढ़ता नहीं है, डॉक्टर उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से उसको इसको देखता नहीं। तो ये चीजें आपने अपनी गलतियों को ठीक करें। जब केस टेक कर लेंगे तो फिर हम केस को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे एनालिसिस करके किन सिम्टम्स को हमने रेपर्टराइज करना है, किन सिम्टम्स को हमने इग्नोर करना है। तो आज का जो स्टार्ट है वो ये है कि जब पेशेंट आपके पास आएगा, आप पेशेंट की का नाम लिखें, आप एज लिखें उसकी, मेल फीमेल है वो नोट करें, कॉन्टैक्ट नंबर, पेशेंट का एड्रेस, और पेशेंट से कंसेंट लें बाकायदा। मैं कंसेंट भी आपसे जो है वो शेयर कर लूंगा आजकल में। और वो कंसेंट आप अपने नाम से बनवा लें और पेशेंट से वो उससे साइन करवाएं। क्योंकि देखें हमारे पास बहुत ग्रेव डिजीज के पेशेंट भी आएंगे। यू आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर हैं, और पेशेंट से कंसेंट लें कि पेशेंट जो है वो खुद अपनी मर्जी से आपसे ट्रीटमेंट करवा रहा है। उसको तमाम कॉन्सिक्वेंसेस बता दें कि देखें शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। ऐसे सीरियस पेशेंट भी हमारे पास आते हैं कि जो कि रिस्क होते हैं, उनको लेना तो हमने पेशेंट्स को है ही, उनको ट्रीटमेंट तो देना ही है हमने। लेकिन बात यह है कि कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आप, जैसे रेनल फेल्योर है, जैसे दिल के अमराज हैं, जैसे कैंसर है, इन तरह के, इस तरह के केसेस में आप जरूर कंसेंट पेशेंट से लें, या उसके गार्डियंस जो हैं वो आपको कंसेंट देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब हम बाकायदा केस टेकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केस टेकिंग इज राइट डायग्नोसिस। अक्सर औकात पेशेंट्स ने पहले से रिपोर्ट्स करवाई होती हैं, वो आप देख सकते हैं। आपके पास एक अच्छा डायग्नोसिस होना चाहिए, किसी लैब का जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो आपको बता सकें कि पेशेंट को ये मर्ज है। ठीक है, अगर वो मर्ज आपकी समझ में आ जाए, आप कुछ और रिपोर्ट्स करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी भी और डॉक्टर के पास पेशेंट को भेजकर पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, आपको पता चले कि इसमें इसको डिजीज है क्या पेशेंट। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो है वो आप पेशेंट से पूछेंगे कि अभी तक, बचपन से लेके अभी तक पेशेंट को कौन कौन से अमराज जो बड़े हैं वो लग चुके हैं।
और उनको तरतीब में लिखें। कितने साल वो बीमारी रही, उसका क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया गया, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की गई। अगर उनको कुछ याद है तो वो जरूर नोट कर लें मेडिसिन, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अमराज वो पेशेंट खुद बता देगा, उसके घर वाले बता देंगे, तो कहीं से भी हेल्प लेने की कोशिश करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि स्टार्टअप कहां से हुआ था डिजीज का। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप ऑफ द डिजीज। मेरे पास एक केस आया जो कि एजोस्पर्मिया का केस है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये एजोस्पर्मिया डायग्नोज होने से पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे टीबी हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस। मैंने उनसे पूछा कि उससे पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है उससे पहले टाइफॉइड फीवर हुआ था। तो मैंने कहा कि उससे पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे उससे पहले बहुत सवियर किस्म का स्मॉल पॉक्स हुआ था, चीचक हुआ था। ठीक है, और वो काफी अरसा मुझे रहा, मैं काफी बुखार में भी रहा। तो उसने कहा कि मैं उसके बाद बीमारियों में मुब्तला होता ही रहा। तो मैं फिर आपको बता दूं यहां पर कि मैंने उसकी स्मॉल पॉक्स के ऊपर, जिसके मुझे सिम्टम्स तो प्रॉपर उसको याद नहीं थे कि उस वक्त क्या हो रहा था, मैंने उनको वेरियोलिनम प्रेस्क्राइब की, वेरियोलिनम 1 mg। द रिजल्ट्स वर एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग। वो पेशेंट मेरा बेहतर हुआ, एजोस्पर्मिया क्योर हुआ। ठीक है, तो जब आप डिजीज कोई भी पेशेंट लेके आया है, अगर वो सुप्रेस होते 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 शक्ल बदल कर आपके सामने आ गई है, तो आप उस सुप्रेशन को नोट करें, आप डिजीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अंडरस्टैंड करें। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक आर्टिस्टिक प्रेस्क्राइबर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, जब आप डिजीज को एक ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर होगा कि आप जो प्रीवियस मेडिसिन उसने इस्तेमाल की हुई हैं, अगर आप नोट कर सके तो नोट कर लें। ये क्यों जरूरी होती हैं? ये इसलिए जरूरी होती हैं कि बाज औक़ात हमें मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो पेशेंट आपको डिजीज प्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं ये करता हूं कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट डायग्नोसिस लेके आए, कोई नया डायग्नोसिस हो जो मुझे समझ ना हो डिजीज की, तो मैं उस डिजीज को पढ़ता हूँ, गूगल से पढ़ता हूँ। मैं अगर वो मेडिसिन बताए तो मैं उन मेडिसिन के सोर्स को पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कहीं इसकी जो एलिमेंट मेरे पास लेके आया है पेशेंट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिजीज बाद में पता चलता है कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आप आएंगे चीफ कंप्लेंट्स की तरफ। अब आप पेशेंट को पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल हैं, और जब भी पेशेंट आपको अपनी एक अलामत बताए, आप एक अलामत लिखें और 2 3 4 लाइनें सफ़े पे छोड़ दें। नेक्स्ट अलामत पूछें पेशेंट की, फिर नेक्स्ट पूछें, और इन अलामात को आप लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी और कंकॉमिटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल करने की कोशिश करें। जैसे पेशेंट ने आपको बताया कि मुझे हेडेक है, ये एक अलामत थी। अब ये मुकम्मल कैसे होगी? आपका क्या ख्याल है?
कि सिर्फ हेडेक, इज इट एनफ टू नो? क्या ये काफी होगा कि हम इस पर प्रेस्क्राइब करें? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये काफी होगा कि हम जस्ट नो, हेडेक के ऊपर प्रेस्क्रिप्शन नो दे सर। दें? नो। नो सर, हम देखेंगे कि पॉसिबल। हेडेक किसको सर में किस जगह पर हो रहा है। सर में इसको किस जगह हेडेक है? राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, पूरे सर में है? ठीक है। अच्छा, पेशेंट क्या फील कर रहा है? पेशेंट फील कर रहा है, फर्ज करें वो कह रहा है जी मुझे लग रहा है जी मैं जैसे हथौड़े चल रहे होते हैं, हैमरिंग हो रही हो। या फिर मोडेलिटीज क्या है उसकी, कि वो सुबह सूरज चढ़ने के वक्त स्टार्ट हो जाता है और शाम को ठीक हो जाता है। ठीक है। और फिर जब भी सर दर्द होता है पेशेंट को आंखों से पानी आना शुरू होता है, कंकॉमिटेंट सिम्टम है। कॉज क्या था इसका? कॉज ये था कि वो किसी धूप में उसने काम किया था, धूप में बैठा रहा था और उसकी वजह से हो गया। ये कॉज आ गया आपके पास। और करेक्टर क्या है पेन का? करेक्टर ये है कि जी पेन जो है वो हैमरिंग टाइप है, पल्सेटिंग टाइप है। पेन एक्सटेंड होता है कहीं, जी डॉक्टर साहब पेन मेरा जो है उस दाई साइड से मेरी आंखों में आता है, मेरी दाई आंख में आता है पेन। पेन एक्सटेंड्स टू राइट आई। अब आपका अब आपका जो है वो सिम्टम मुकम्मल हुआ है। डू यू फॉलो मी? यस सर। अगर पेशेंट आपको कहे कि मेरे पास बहुत सारी चीफ कंप्लेंट्स, पेशेंट लिखा एक चीफ कंप्लेंट ए बी सी डी ई, बहुत सारी चीफ कंप्लेंट्स हैं, तो अब आपने उससे पूछना है लिख के, नोट करने के बाद, कि इनमें से कौन सी ऐसी तकलीफ है जिसको आप चाहते हैं कि पहले ठीक हो जाए। विच इज मोस्ट बॉदरिंग कंप्लेंट। ये सवाल क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? सर जो उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लेन होती है वहीं उसकी वाइटल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। यस, उसकी वाइटल फोर्स वहीं पर स्ट्रांग है। और एक और चीज बता दूं, यही वो सिम्टम है जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम होना चाहिए आपकी रेपर्टरी में। यही वो सिम्टम है। आपने देखा होगा रेपर्टरी में कुछ मेडिसिन बोल्ड लिखी होती हैं, कुछ इटैलिक लिखी होती हैं, कुछ बिल्कुल रोमन स्टाइल में लिखी होती हैं। तो आप जब केस को रेपर्टराइज करने बैठेंगे तो यही वो सिम्टम होना चाहिए जो रेपर्टरी में बहुत हाईलाइटेड होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सिम्टम बोल रहा है पेशेंट आपको कि पहले इसको ठीक कर दे जनाब, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर उसे पूछें बाद में क्या ठीक कर दूं, तो जो बाद में बताएगा दैट शुड बी सेकंड ग्रेड। और जो बाकी है, बाकी जो तीसरे नंबर बताएगा वो समझ लें कि वो रोमन है, सिंपल है, उसको आप छोड़ दें। जो इंटेंसिटी है, you will not only match the symptoms, you will match the intensity of your patient and the remedy written in the repertory. बात समझ रहे हैं मेरे की नहीं समझ रहे आप? यस। जी सर। हाँ। जी सर। अब देखें, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कंकॉमिटेंट्स, कॉज, करेक्टर और एक्सटेंशन, ये तमाम चीजें मिलके, ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको मिल जाएं, लेकिन ये दो तीन चीजें भी आपको मिलेंगी तो आपका सिम्टम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लोग टोटलिटी की डिफरेंट तारीफ करते हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तारीफ की है, लेकिन मैं टोटलिटी का जो वर्ड है उसकी अपनी एक डेफिनेशन करता हूं, और वो क्या है? द मीनिंगफुल symptom
मेक्स द टोटलिटी। मीनिंगफुल सिम्टम, सिम्टम उस वक्त तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक उस सिम्टम के साथ प्रॉपर लोकेशन ना आ जाए, प्रॉपर सेंसेशन ना आ जाए, प्रॉपर मोडेलिटी ना आ जाए, प्रॉपर कंकॉमिटेंट ना आ जाए, प्रॉपर कॉज ना आपको मिल जाए, करेक्टर ना हो उसका, उसकी एक्सटेंशन ना हो। जब तक इनमें से 2-3 चीजें भी नहीं है आपके पास, तो वो सिम्टम जो है किसी भी सूरत एक टोटलिटी नहीं बनाता। टोटलिटी ये नहीं है कि 20, 25, 30 अलामात को आप रेपर्टरी में दगड़ मगड़ करके और जनाब दवाई निकाल के रखते हैं, बड़ी टोटलिटी आपने वो कवर की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटलिटी नहीं है। रेपर्टरी में जो डालोगे वही निकलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप गंद डालोगे गंद निकलेगा। आप एक सिम्टम भी सही पकड़ लेते हैं, एक सिम्टम भी मीनिंगफुल पकड़ लेते हैं, तो बिलीव मी इट इज इनफ, ये काफी है टू प्रेस्क्राइब द रेमेडी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको मोडेलिटी समझाने लगा हूं कि मोडेलिटी जो कमी बेशी होती है वो उसमें से क्या क्या चीजें। आप देखें लाइफ सिचुएशंस कि देखें, लाइफ सिचुएशन में मुराद ये कि जैसे बलूगत का जमाना आता है और जैसे मिनोपॉज आता है, ये लाइफ सिचुएशंस हैं कि पेशेंट की तकलीफ जो हुई है वो बलूगत के वक्त तो नहीं हुई, वो मेंसेस के खत्म होने पे तो नहीं हुई। ठीक है, ये लाइफ सिचुएशंस हैं। अच्छा, अगर कोई तकलीफ आती है उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो ये तकलीफ सुबह आती है, दोपहर को आती है, रात को ज्यादा हो जाती है, कब तकलीफ ज्यादा हो जाती है? और ये जो तकलीफ पेशेंट बता रहा है, इससे पहले तो कुछ नहीं होता, इसके दौरान कुछ होता है, इसके बाद कुछ होता है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर ये जो तकलीफ पेशेंट लेके आई किस पोस्चर पे बढ़ जाती है? राइट साइड पे लेटने से तो नहीं बढ़ती, लेफ्ट साइड लेटने से नहीं बढ़ती, झुकने से तो नहीं बढ़ती, ठीक है, बेंड होने से तो नहीं बढ़ती, क्या पीछे की तरफ मुड़ जाने से तो नहीं बढ़ती, ठीक है, या कम होती? किस किस पोस्चर में पेशेंट को रिलीफ आता है और किस पोस्चर में पेशेंट को एग्रावेशन होता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। और अगर मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाए तो मुझे आप रीज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक के थ्रू। नेवर वेल सिंस, बात होता है कि ये बहुत क्लियर होता है कि पेशेंट किसी खास एलिमेंट के बाद से ठीक ही नहीं हुआ, उसको बीमारियां लगती गई। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को मलेरिया हुआ था, उसके बाद से पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ। तो अगर तो उस मलेरिया की आपको सिम्टम्स मिलती हैं, पेशेंट को याद है, तो ठीक है, अदरवाइज आप मलेरिया ऑफिसिनेलिस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उससे ही होगा कि केस और क्लियर हो जाएगा, तो आपको राइट रेमेडी प्रेस्क्राइब करने में बहुत मदद मिलेगी और पेशेंट आपका रिलीफ भी महसूस करेगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हुआ था और इन्फ्लुएंजा के बाद से वो ठीक नहीं है, फिर उसने हार्ट के इशू भी आ गए, उसके लिवर के इशू भी फॉर एग्जांपल आ गए, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो आप एक दफा उसको इन्फ्लुएंजिनम जरूर प्रेस्क्राइब कीजिए। फिर पेशेंट की डिजायर्स क्या है, पेशेंट खाने में क्या मांगता है, खाने को दिल क्या करता है उसका, क्रेविंग्स उसकी क्या है, अवर्जन्स क्या है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता। डिजायर अवर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल रिएक्शन से मुराद ये कि पेशेंट को ज्यादा सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, पेशेंट कोल्ड है या हॉट है, ये नोट करना आपने। फिर आपने खवातीन के हवाले से नोट करना कि हिस्ट्री ऑफ मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खवातीन के